जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। आज पहला दौर हो गया और पहले दौर को दोनों तरफ से कामयाब करार दिया गया है। दोनों तरफ से रहनुमाओं ने कहा है कि आज का जो दिन था वो अच्छा दिन था, मुज़ाकरात शुरू हो गए और मुज़ाकरात को जारी रखने के ऊपर इत्तफाक किया गया। हुकूमत की तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ाया गया। हुकूमत ने अपोजिशन को कहा है कि चार्टर ऑफ डिमांड ले आएँ, आप बताएँ आपके मुतालबात क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब प्रोग्राम में इसी मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। तो मियाँ सैफ रहमान साहब, ये मुज़ाकरात तो शुरू तो आज हो गए हैं, आज पहला दौर भी हो गया है। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात हैं बहुत लंबे चलेंगे, जल्दी हो जाएंगे? क्या कहीं इस मुज़ाकरात के ज़रिए हुकूमत को वक्त तो नहीं ले रही, को वक्त आगे बढ़ाएगी, बहुत लंबे मुज़ाकरात चलेंगे? आप क्या समझते हैं? टाइम गेम की स्ट्रेटजी है, वो तो हमारे यहाँ अक्सर इस्तेमाल होती है। वो तो हुकूमत भी ये चाहेगी कि चूँकि ज़ाहिर है हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत में इक़्तिदार में है, तो कोई ऐसा डिमांड अगर आ जाता है, और यकीनन वो डिमांड तो अब सामने है हमारे। जी बिल्कुल, मेन तो सामने ही है सबके। तो उन डिमांड्स के पेश नज़र क्या शहबाज की जो गवर्नमेंट है, शहबाज साहब की, वो चाहेंगे कि हम नीचे आ जाएं, हम छोड़ दें, हम दोबारा इलेक्शन करा दें। तो इसलिए वो टाइम गेन करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ये भी है कि अब वो थोड़ा बहुत हीट भी अब महसूस कर रहे हैं हालात की। अब उन्हें भी ये समझ आ रही है कि हमसे चीज़ें आगे चलनी नहीं अगर ये जमूद ज़्यादा देर चला। अगर इसको वो नज़रअंदाज करते हैं तो वो फिर आगे बात वाकई सही है कि नज़रअंदाज करने से, पहलू तही से चीज़ें हल तो नहीं होती। तो आप जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ना, यू कांट विश इट अवे, आप ख्वाहिश के साथ चीज़ों को हल नहीं कर सकते। चीज़ों के लिए आपको कोई एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, कभी किसी की मान ली बात, और दरमियान में जैसे मुझे ऐसे बड़ी अच्छी बात की न्याय साहब ने कि ऐसे बड़े ज़हीन पढ़े लिखे लोग होते हैं, और ख़ास तौर पे दोनों पार्टीज़ में, वो इसमें ऐसा रास्ता निकाल भी सकते हैं कि जनाब इस बात को इस तरह कर लिया जाए, इसको इस तरह कर लिया जाए। ऐसे कई हल निकल आते हैं। मिसाल के तौर पे माजी में जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तहरीक चली PNA की, तो बिलाखिर भुट्टो साहब ने वो छोड़ दें इस बात को, किसी के कहने पे माने या नहीं माने, लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस में एक आपस में एक बात अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई कि जनाब ये ठीक है, आपका अपोजिशन का मुतालबा था कि जी इन हल्कों में 33, 35, 34 में जो धांधली हुई, तो फिर उसका री इलेक्शन भी प्लान हो गया। बाद में क्या हुआ क्या ना हुआ वो तो एक अलग, दैट्स हिस्ट्री। लेकिन ये था कि पॉलिटिकल फोर्सेस प्रिवेल कर गई अपने तौर पे। वो हमारे यहाँ चूँकि कुछ लोगों कुव्वतों के पास इक़्तिदार होता है और इंटरवेन करने का एक जज्बा भी था उन दिनों, हमारे यहाँ एक ट्रेंड भी था जी। तो वो उस ट्रेंड को वो प्रिवेल कर गया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पे मैं समझता हूँ, जिसमें बड़े बड़े नामवर लोग, प्रोफेसर गफूर, मुफ्ती महमूद साहब, सब के सब, और ये तकरीबन और भी लोग थे, यानी तो ये सब के सब तकरीबन एक अंडरस्टैंडिंग पे आ गए। उससे पहले 1973 के आइन में भी आए। तो ये एक हमारे यहाँ वो एक इंटेलेक्ट मौजूद है पॉलिटिकल, सही, वो पॉलिटिकल एक्यूमेंट मौजूद है। वो अगर बरोएकार लाया जाए पूरी नेक नीति से तो ये जमूद टूट सकता है और ये आए रोज़ इख्तियार वाला झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा न्याय साहब, मुज़ाकरात तो शुरू हो गए, कोई टाइम फ्रेम का भी मामला है? कोई आप समझते हैं कि मुज़ाकरात कितनी देर तक होने चाहिए और फिर ख़त्म हो जाने चाहिए, या ये लंबे चलेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा और मुल्क बीच में लटका रहेगा? तो आप ये क्या समझते हैं कि ये जल्दी जल्दी मामला कोई हल होने वाला है? देखें अलवी साहब, इसमें तो मेरा ख्याल में कोई ऐसी मसला फीसा गौरस नहीं है कि इसको इतना लंबा किया जाए, खींचा जाए। अगर तो आपने मुज़ाकरात ही खेलना है तो फिर रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सीधी सी बात है। अभी इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के ऐलान किया था, हुकूमत को टाइम दिया, इन्होंने फौरी तौर पर जो डेडलाइन, आज डेडलाइन थी कल, उससे पहले पहले इन्होंने मुज़ाकराती टीम भी बना लिया, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपने इस तरह खोखले और वक्त टाइम गुजारा, इसी तरह गुजारा और मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकल सका, तो अब आप देखें GSP जो प्लस है, वहाँ पे जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो इन्होंने अभी जो प्रिजनर्स को मिलिट्री कोर्ट से जो पनिशमेंट मिली है, जो उनको कन्विक्ट किया गया है, उस पर भी उन्होंने जो इजहार किया है, उस पर भी अदम इजहार किया और रिजर्वेशन दिए, तहफ़्फ़ुज़ात का अपना इजहार किया है। और उसमें यह है कि UN चार्टर के आर्टिकल नंबर 14 के मुताबिक आपका GSP जो प्लस है, उससे आपका स्टेटस भी जो है ना वो ख़तरे में पड़ सकता है। सही बात। उसमें ये जो चीज़ है कि आप
मिलिट्री कोर्ट से किसी सिविलियन को सजा नहीं होगी, उसमें मजदूरों का इशू है जो उसका चार्टर है जी उसमें जना माहौलाती माहौल जो है उसको वो सही रखने के लिए सही और मजदूर हो गए, ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो अगर वाकई ये मुखलस है हुकूमत, मैंने पहले भी गुजारिश की हुकूमत देने की पोजीशन में लेने की पोजीशन में नहीं है, ना अपोजिशन को दे सकती है। अग्रीव्ड पार्टी पीटीआई, ये पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है, पीटीआई सफाकियत का शिकार हुई है, पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया है। हमने ठीक है, मैं बाजवा साहब की उस बात का जवाब देना चाहता हूँ, वो क्या शेर है, जिनके सबब हुए हम बीमार, उसी अतार के लौंडे से दवा लेना पड़ी। हमने आपको हुकूमत आपको मान कर हम बैठ गया ना मेज़ पे जी बिल्कुल कि मुज़ाकरात हम कर रहे हैं। हमने ये कहा कि आप अगर वाकई हमें कुछ देना चाहते हैं या इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकते हैं तो फिर पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दें, वरना हमारा जो चार्टर डिमांड है वो भी आ जाएगा आपके जी पास। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप उसको मीट कर सकते हैं चार्टर डिमांड तो हमें इससे भी कोई इतराज नहीं, लेकिन टाइम, इसका मतलब इसका टाइम मैनेज होना चाहिए, एक टाइम देना चाहिए, डेडलाइन दे देनी चाहिए, डेडलाइन डेडलाइन देना देनी चाहिए चाहिए, कि बिल्कुल 10 ठीक है। दिन में या एक माह में जो हाँ, मुज़ाकरात ये ठीक है। इसको- अच्छा बाजवा साहब, यहाँ पे ये जो बात की गई है न्याजी साहब की तरफ से, एक तो हुकूमत जो है वो देने की पोजीशन में है, और फिर उन्होंने ये भी एक बात की है कि हमने हुकूमत को बाख्तियार समझ के तो ये मुज़ाकरात शुरू किए हैं, और फिर ये भी बात हो रही है कि टाइम लाइन लाजमी होनी चाहिए, ये नहीं कि मुज़ाकरात खेलते कोई एक आम जो काम हुकूमत के होने वाले हैं वो। और फिर तीसरी बात जो की है न्याजी साहब ने, वो ये कहा है कि शायद को खुदा न खास्ता कोई ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के खौफ की वजह से तो नहीं आप लोगों ने कमेटी बना दी, तो आप क्या कहते हैं? जी जी बाजवा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी पहले नहीं आ रही थी, अब अच्छा आई है। अच्छा बाजवा साहब, मैं ये आपसे सवाल कर रहा था कि भी न्याजी साहब एक बात कर रहे थे कि हुकूमत तो जो है वो देने की पोजीशन में है, अपोजिशन तो देने की पोजीशन में है, हुकूमत तो फिर वो न्याजी साहब ने ये भी कहा है कि हम हुकूमत को बाख्तियार समझ के तो हमने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया है। फिर तीसरी बात यहाँ पे टाइम लाइन की हो रही है कि ये ना हो कि मुज़ाकरात खेलते जो है वो बहुत वक्त गुजर जाए और मुतालबात हमारे तस्लीम भी कोई ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसे चलेगा मुज़ाकरात का सिलसिला? देखिए सर, बात यह है कि इसमें देर की और जल्दी की कोई ऐसी बात नहीं है कि फलां तारीख है जी। जिस तरह पहले इनका रवैया था कि वो आ रहे हैं, जो 24 नवंबर को बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो उससे पहले ये काम करें। अभी तक तो खुदा न खास्ता ऐसी चीज नहीं है, लेकिन अगर किसी फॉरेनर डेलीगेशन का या किसी लीडरशिप का पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर किसी का या सदर का आना हुआ तो फिर ये धमकी लगा सकते हैं कि, और अब कोई ऐसी धमकी नहीं है, वो जो लगानी थी इन्होंने उसकी जो कहते हैं सिविल नाफरमानी की, वो भी ये लगा के देख ली इन्होंने। वो तो यही कह रहे हैं कि सिविल शुरू ही नहीं नाफरमानी हुई। की वजह से आप लोगों ने कमेटी बना दी क्योंकि उसकी देखिए, डेडलाइन आ गई थी। नहीं, ये इससे पहले भी जब 2014 का धरना था उस वक्त भी उस कंटेनर पे खड़े होके मार डालो, आग लगा दो, जला दो, बिल फाड़ दिए, और तीसरे दिन फिर इन्होंने खुद अपने बिल जमा करवा दिए। तो बात यह है कि ऐसी कोई धमकी जो है ये कारगर होने वाली नहीं है। और दूसरी बात, इससे पहले चंद दिन पहले इन्होंने केपीके के अवाम के मतलब भी एक एम्बिग्यूटी फैलाने की कोशिश की गई कि पठानों के साथ या केपीके के लोगों के साथ इस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, लोग अब हर चीज को समझते हैं। तो ये भी इनकी खाम ख्याली है कि लोग सिविल देखें, सिविल नाफरमानी क्या यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट है या यहाँ पर कोई किसी गैर मुल्की का कब्जा है कि वो जो लेकिन पीटीआई की तरफ से ये कहा जाता है ना कि हमारे तो ना कोई मुतालबात माने जाते हैं, ना हमारे आप लीडर को रिहा करते हैं, ना उनसे मिलने देते हैं, बुनियादी हकूक ही हमारे सल्ब है। देखें सर, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स की जो बात है या ये जो जीएसपी प्लस की बात करते हैं कि उसके लिए ऐसी बात है, तो कोई मुल्क किसी दीगर मुल्क को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। देखें, मैं आपको अर्ज कर दूं, ये मैं गारंटी के साथ ये बात आपको बता रहा हूं कि बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में 5 सिविलियन लोगों के ट्रायल जो है वो सिविल मिलिट्री कोर्ट्स में हुए और उन लोगों को वहां से सजाएं दी गई। और ये अगर गवर्नमेंट की और अगर ये प्रॉपर्टी स्टेट जो थी जो जिन लोगों को नुकसान किए गए, बार बार बात को रिपीट करना मैं पसंद नहीं करता, अच्छी बात नहीं होती, तो ये मिलिट्री के कोर्ट में ही जाएगा ना, ये दूसरी कोर्ट में नहीं जाएगा।
जो जीएसपी प्लस है उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, फंडामेंटल वो राइट कहते जो हैं है कि टाइम गेन कर रही है गवर्नमेंट ना, मुज़ाकरात करके, जिसको पर्पस क्या टाइम गेन करना चाहते हैं? रीजन क्या है कि हम जी 15 दिन डिले करना चाहते हैं, 15 दिन के बाद ये एक स्पेसिफिक इवेंट आ रहा है, हम उसको बचाना चाह रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। किस चीज का ये बताएं कि इस चीज के लिए हम टाइम गेन करना चाह रहे हैं? हमें टाइम गेनिंग की कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पाकिस्तान की मैशत बेहतर होनी चाहिए। लेकिन ये सारी जितनी भी चीजें ये हुकूमत के अपने इख्तियार में है, वो ले आए, वो अपने जो अपोजिशन के लोग हैं उनसे मुज़ाकरात करके तो अपने आप को ये सेव कर ले और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। इसीलिए हम मुज़ाकरात की देखें, जब मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे थे दोनों तरफ से बातें आ रही थी, तो फिर भी पीटीए की लीडरशिप ने कहा, ये आपके सामने अखबारों में भी आया और न्यूज चैनल पे भी आया, उन्होंने कहा हम किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। उमर यूब साहब ने भी कहा और इनके जो सेक्रेटरी हैं वो इसके वो शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने भी कहा। और लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको ऑफर कर देते हैं कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो इसका मतलब ये है कि हम मुखलिस हैं, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम गिव एंड टेक करके पाकिस्तान के मसाइल का हल चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम किसी न किसी लॉजिक एंड पे चले जाएंगे। इसमें ये कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता कि 2 दिन में होगा, ठीक होगा। जी बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां सैफ रहमान साहब, पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने 2024 को बिजनेस कम्युनिटी और आवाम दोनों के लिए मुश्किल 3 साल करार दिया है। देखें, असल जो इस मुल्क के जो आप कह लें कि वो है रिहायशी है या जिनका ये मुल्क है, वो तो 24-25 करोड़ लोग हैं ना, और फिर वो बिजनेस कम्युनिटी, अगर उनके लिए ये मुश्किल तरीन साल है तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। ये तो आप देखिए, मुश्किलात तो हमारे यहाँ बड़ी देर से, देखिए हमारा सारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो रहा है ना शुरू ही से, वो एडहॉकिज्म पे लॉपसाइडेड किस्म का रहा है। एक हमारे यहाँ जो यानी मशीनरी जो काम करने वाली होती है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, वो बड़े मुंझे हुए लोग होते हैं, सीजनड भी होते हैं, उनसे काम लेकिन लेना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम होता है, अहदाफ मुकर्रर करना। अब अहदाफ की तकर्री में बाज़ हमारे यहाँ एक फॉल्ट पाई जाती है, जिस तरह आपने माजी में देखा और माजी करीब में कि गंदम का बाकायदा ये बात एग्रीकल्चर के हवाले से भी की गई है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस के बारे में जो बात की गई, फिर उसका टाइमिंग आप देखें ना कि इस वक्त हमारे यहाँ से पंजाब की हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आई, लेकिन वो एक ऐसे टाइम पे आई। देखें ना, सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है गवर्नेंस में, कि जब बहुत से किसानों ने गंदम बहुत सी काश्तकारी कर ली हुई थी, तो उस वक्त कहा गया कि जी हम आपकी बहुत सारी जो गंदम खरीद लेंगे। लेकिन आज हमें कुछ स्टेटमेंट एक आई है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर हमें उस पर थोड़ा बहुत रिलाई कर लें कि उन्होंने कहा जी कि टारगेट अचीव हो जाएगा, ये कहा जा रहा है कि गंदम अब नहीं उगाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये जो फिगर्स आती है ना जी, बाज़ औक़ात हमारे वो बाज़ औक़ात इसमें कई इंटरेस्ट होते हैं। बाज़ औक़ात बिजनेस कम्युनिटी होती है, वो बहुत से मराद मांग रही होती है, फैसिलिटीज मांग रही होती है। जनरली मियां साहब देखा जाए तो, लेकिन कॉमन मैन परसेप्शन ये है कि कॉमन मैन थोड़ा तंग है यकीन, और वो समझता है कि उसकी परचेजिंग पावर चूंकि कम ही हुई है, वो जबकि गवर्नमेंट कहती है कि 4.9 पे आ गई है इन्फ्लेशन, लेकिन उसमें एक कोर इन्फ्लेशन का भी लगाया गया है। वो जो कोर इन्फ्लेशन है वो हमें इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वो असल इशू है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन वो 9 है। लेकिन एक चीज़ है कि बाकी फिगर्स को आप फज कहें या जो मर्जी कहें, एक काम तो हुआ है कि आपका इंटरेस्ट रेट जब नीचे आया तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला जिनका पैसा आइडल मनी पड़ी है बैंक्स में, जो तजारत में कामयाब नहीं हुए। सही, वो कहते हैं हमारी तो चीखें निकल गई हैं, यानी कि वहाँ पे फिगर्स फज नहीं है। वो कहते हैं अगर फिगर्स फज हों तो हम पहले 22% ले रहे थे, अब 13% लेंगे। तो यहाँ पे फिगर जो है वो सही है, बाकी जगह फिगर सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ों को परखने में, समझने में, एनालिसिस में भी अपने अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, उसके मुताबिक जाविया निगाह आपका उस तरह का बन जाता है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल मजमूई तौर पे हाँ ये है कि एक सिमत का तयन हुआ है। अब कोशिश है कि मौजूदा गवर्नमेंट को अगर टाइम कहीं से मिला भी है तो वो इसीलिए मिला है, इस एक अंडरस्टैंडिंग पे कि जी अब आप डिलीवर करके दिखाएं। सही, क्योंकि हमने माजी में इस तरह के काफ़ी काम देखे हैं कि डिलीवर करने की कोई
सख्त कोई अहलियत कोई चीज़ समझ आई कि अचानक कहा पता चला कि जी लो जी ख़जाना खाली है, ये है वो है, IMF को कैसे डील करना है, रातों रात कोई और सोच आती है, अगले दिन उस पर अमल दरामद हो जाता है। तो इसको दुनिया वॉच कर रही होती है, वो फिर आपके बारे में एक इमेच्योरिटी का एक तस्वर ले लेते हैं कि यहाँ पे इमेच्योर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, तो फिर आपके साथ नॉन सीरियस अंदाज में लोग डील करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा न्याज़ साहब, आपको कोई दुरुस्त सिमत नज़र आ रही है मईशत की, जैसे हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, हमें बाहर से इमदाद मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो लेकिन जब आवाम की तरफ देखते हैं तो आवाम तो बिलबिला उठी है, तो अब ये क्या समझते हैं कि ये वाकई से दुरुस्त है? देखें, मुझे नहीं समझ आती कि बिज़नेस फोरम ने 20 और 24 को क्यों ये मुश्किल साल करार दिया है। पिछले 2-3 साल ही मुश्किल जा रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, उस पे जो यूटिलिटीज़ बिल हैं वो बढ़ाए गए हैं। सुई गैस जो है वो 500 गुना बढ़ाया गया है, सुई गैस का रेट, बिजली का बढ़ाया गया। एक बंदा जो 30,000 तनख्वाह लेता है, उसने सुई गैस का बिल देना है, उसने बिजली का बिल देना है, उन्हें अपने बच्चों का पेट पालना है, जिसकी वजह से जब बिल ज़्यादा आ गए हैं, यूटिलिटी बिल ज़्यादा देने से उसका बजट जो आइसोलेट हो गया, उसकी परचेजिंग पावर, जिस तरह मियाँ साहब हमारे 100% दुरुस्त है। लोगों के पास लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है ना, वो पावर ऑफ परचेजिंग वो नहीं है, कम होगी। इसी तरह आप किसान को देख लें, किसान बेचारे ने गंदम बीजी, गंदम उगाने के बाद उसने क्या कि मुझे 4,000 पर मन जो है ना वो प्राइस मिलेगी, गवर्नमेंट गंदम खरीदेगी। गवर्नमेंट ने गंदम नहीं खरीदी, वो गंदम उनके पास पड़ी रही, जो जरूरत की हद तक था वो 2500-2600 रुपए में उन्हें खरीदी। फिर तीसरी बात सुने, किसान ने गन्ना उगाया, गन्ने की आप प्राइस देख लें, शुगर मिल्स वाले गन्ना ले लेते हैं, पैसे नहीं करते पे, कहते हैं आप चीनी ले जाएं, और गन्ने की जो प्राइस है उसको बढ़ना चाहिए था चीनी की प्राइसेस के रेशो के हिसाब से, मगर वो नहीं बढ़ाई जा रही। अब किसान जो है ना, आपको पता है कि 70 कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा 70%, कम अज़ कम 60% जो पाकिस्तान की मईशत है उसका दारोमदार एग्रो इंडस्ट्री, सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, वो एग्रो इंडस्ट्री में है, फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। ये सारे जो फैक्टर मिलकर, और तीसरी बात जो मियाँ साहब कह रहे थे कि चूँकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, आप देखें जिन लोगों के पैसे पड़े हैं ना बैंक में, जो उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो 0.0000001 जाके उनकी बनती है। लेकिन बाकी जो 99% लोग हैं पाकिस्तान के, वो बेचारे कर्ज लेते हैं, फिर वो अपने कारोबार के हिसाब में वो कोई गाड़ी लीज करता है, कोई घर लीज करता है, अब वो नहीं दे सकते, उनके खर्चात यूटिलिटी बिल के दूसरे ज्यादा हो गए हैं, उनकी कुव्वत खरीद कम होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक ये है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आसिफ बाजवा साहब, ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि आम आदमी का बजट नहीं बन रहा। आम आदमी जब अपनी तनख्वाह या अपनी आमदन को कैलकुलेट करता है, फिर उसके सामने जब अखराजात को कैलकुलेट करता है, तो मीज़ानिया नहीं बन रहा और हर आदमी परेशान है। तो ये हुकूमत का दावा तो है कि हम मईशत को बेहतर तरफ लेके जा रही है, लेकिन आम आदमी अभी तक परेशान है, इसकी क्या वजह है? देखिए सर, गुजारिश ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, कम हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, ये इसमें कोई शक नहीं है। कुव्वत खरीद का मसला बन गया सर जी, यही ना, यही बात, यही। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि अब अगर आप ये कहें कि इतनी जल्दी कोई महंगाई जितनी जल्दी इस गवर्नमेंट ने, या रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी जल्दी ये डाउन हुआ है, या जो आपके सामने रिजर्व का मामला है, या आपके सामने जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसका मामला है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बहुत सख्त मेहनत कर रही है ये गवर्नमेंट, और स्टेबिलिटी है इसमें इस वक्त डॉलर के मुकाबले में पाक रुपीस की भी जी। लेकिन बाजवा साहब, आम आदमी की जो इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही, डाउनवर्ड तो ना जाए, चले अगर कोई मुस्बत चीजें हो रही कम से कम स्टेबल तो रहे ना। देखिए सर, गुजारिश ये है इसके लिए गवर्नमेंट जब तक ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सिंगल डिजिट पे नहीं आएगा, उस वक्त तक स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी कमजोर रहेगी। और गवर्नमेंट की ये बड़ी एफर्ट है, बड़ी इनकी ये कोशिश है कि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको लोएस्ट रेट पे लेकर के आए, ताकि लोग अपना सरमाया बाहर निकालें और बिजनेस करें, बैंकों में पैसे जमा करने की बजाय। एक नंबर 2, गवर्नमेंट की दूसरी ख्वाहिश ये है कि छोटी छोटी सनतें लगाई जाएं, और बैरूनी ममालिक से जो चीजें हम इंपोर्ट करके
अपना सरमाया जो डॉलर की सूरत में उनको हम पेमेंट करते हैं उसको बंद किया जाए, और छोटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो चीजें तैयार करें, कोई सही। तैयार चीज पाकिस्तान से बाहर से नहीं आनी नहीं चाहिए। नहीं, नंबर बड़ी टू, अहम नंबर बात थ्री, की है आपने, लेकिन हुकूमत इस तरफ आ नहीं रही है। ये बड़ी बुनियादी नहीं। बात आपने की है कि जो मैं जी बिल्कुल देखें, ये आ रही है गवर्नमेंट। देखें, पहले इम्प्लीमेंट जो थे ज़रिए अलाब जो थे वो बैरून मुमालिक से आए जाते थे और ज़र मुबादला बाहर जाता था। अब एक मशीन है जिसको सुपर सीडर या पाक सीडर कहते हैं, इसके अलावा डिस्क कैरो है, और जो किसान की जरूरत की जिंदगी की जो काश्तकारी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मशीनरीज है, उसके ऊपर गवर्नमेंट 60% तक सब्सिडी दे रही है। और फर्ज करें एक चीज 1 लाख रुपए की है, 60,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है और 40,000 रुपए किसान दे रहा है। ये गवर्नमेंट बिल्कुल सब्सिडी दे रही है किसान को, और 5 अरब रुपए की सब्सिडी जो है इस वक्त तक दी जा चुकी है। 10,000 ट्रैक्टर फ्री दे रहे हैं, 10,000 लेजर लैंड डेवलप फ्री दे रहे हैं, और 5,000 जो सुपर सीडर है जो काश्त करने के लिए है, गंदम काश्त करने के लिए, सही। वो 5,000 में से 3,000 जो है वो जिम्मेदार को दिए जा चुके हैं। जी और बिल्कुल बाकी बाजवा इसमें साहब, कटे हुए हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मियां सैफर रहमान साहब, ये सब्सिडी देना, इस तरह की इमदादी चीज़ें करना, इससे इकॉनमी कब बढ़ेगी? इकॉनमी तो तब बढ़ेगी जब किसान को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताजर को आप एक ऐसा माहौल देंगे, लेवलिंग प्लेइंग फील्ड देंगे कि वो अपना कारोबार कर सके, और रेगुलेशंस खत्म करेंगे। तो आप क्या कहते हैं? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की है। गवर्नमेंट का काम इनेबलिंग एनवायरनमेंट माहौल देना ही होता है, लेकिन इकोनॉमिक इंजन मेरी कन्विक्शन ये है वो अवाम ही होते हैं। अवाम के डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, किसान होता है, ताजर होता है, सनतकार होता है। देखिए, हमारे यहाँ कुछ प्रैक्टिसेस भी कारोबारी ऐसी है। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर ले लें। आज से 40 साल पहले मैं खुद एग्रीकल्चर बहुत सा करता रहा, 8-10 साल उसके बाद भी मैं। आज से 40 साल पहले ऐसी ऐसी सहूलियात मुयसर थी बड़ी आसानी से। हमारे यहाँ देखें प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि हमने आज DAP की खाद की कीमत यहाँ 14,000 तक ओवर डिमांड की वजह से कर ली है। DAP हर खेत में रिक्वायर्ड ही नहीं होती। ये मैंने एक्सपेरिमेंट 40 साल पहले किया था, और ये मुझे एक फील्ड असिस्टेंट ने बताया। कुछ भी नहीं, मेरा भी कोई बहुत बड़ा कोई गुलाम मुस्तफा जतोई थोड़ी था। 150 एकड़ में मैंने सारी काश्त की हुई थी। तो उसमें पता चला कि हमारे यहाँ पानी का ज़्या, इसके ऊपर भी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट आज से 30-40 साल पहले स्कीम थी। हमारे यहाँ एक साइंटिफिक मेथड को रेजिस्ट करने का बड़ा रुझान है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन पे कहें तो ड्रिप इरिगेशन भी हमारे यहाँ 50 साल लगेंगे। हमारे यहाँ जो मेरे अपने जो मुलाजिम होते हैं वो कहते हैं जी किला पूरा पीछना चाहिए, भर जावे नको नक पानी ना। पानी इतना वाकई अल्लाह ताला कहाँ से हमें देगा? पानी का हमारे यहाँ कुछ प्रैक्टिस ऐसी है कि ये हुकूमतें और अवाम मिल के ही निज़ाम को चलाते हैं। आप कई ऐसे लोग भी देखें जो बड़े बड़े कार्टल्स हैं, उनके यहाँ टैक्स का, उनको वैसे तो टैक्स कलेक्टर उनकी गर्दन दबाता है, मरोड़ता है, कहता है लाओ जी इतने पैसे निकालो। लेकिन कई जगह पे टैक्स एवेजन है, वहाँ ठीक है, हुकूमतें और उनके अहलकार मिलके सारा कुछ ये करते हैं। लेकिन ये भी है कि ओवरऑल अभी कल्चर ही नहीं बना के हम इंटेग्रेट ही नहीं हो सके, एक सिस्टम में इंटेग्रेशन नहीं आई आपस में। जी बिल्कुल, तो वो एक लैकिंग है हमारे। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा न्याय साहब, यहाँ पे अब चूंकि ज़राअत की बात चल रही है, तो ज़राअत चूँकि हम ज़री मुल्क है, लेकिन फिर भी हम जो हमारा ज़रिया है, हमारा जो तरीक़ाकार है वो बहुत कन्वेंशनल है। तो ना हुकूमत इसकी तरफ आ रही है, ना अवाम की ज़राअत का जो जदीद तरीक़ाकार हम क्यों नहीं अपना रहे? पहले तो अलवी साहब ये देखें, हम पूरे पाकिस्तान में 30% हम जो ज़मीन काश्त करते हैं, यानी एग्रीकल्चर लैंड को ना 30% करते हैं, और 70% जो है इस पर हम डिपेंड करते हैं, हमारा इन्हिसार है। मैं ये समझता हूँ कि जो अगर आप 30% नहीं तो कम से कम 20% और कर लें तो आप ज़राअत में खुद कफील होंगे, बल्कि आप वो इसको जो है एक्सपोर्ट भी। तो इसके लिए दो चीज़ें बड़ी अहम है। सबसे पहले ये है कि पानी है, जैसे ड्रिप अगर वो ले आए, इरिगेशन वाला ड्रिप इरिगेशन वाला मंसूबा ले आए, हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। या फिर आप दूसरा है कि जो फर्टिलाइज़र हैं
खाद है या पेस्टिसाइड है या जो बीज है, ये अगर गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ बजाय कि सब्सिडाइज करने बाकी चीज़ों के, ये एक यूसी लेवल पर यानी छोटे लेवल पर एक किसान बैंक बना दें, वो फसल के फसल, जैसे अभी इन्होंने किसान कार्ड जारी किया, अच्छा है, मैं बिल्कुल उसकी तारीफ करता हूँ। जी बिल्कुल। कुछ यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानाने गिरामी मियाँ सैफुर रहमान, रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब और आसिफ बाजवा का मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।